भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारतीय इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। 11 जनवरी 1966 की रात ताशकंद, उज्बेकिस्तान में जो कुछ हुआ, उसे लेकर आज भी कई सवाल यूं के यूं खड़े हैं। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद सोवियत संघ की मध्यस्थता में ताशकंद में शांति वार्ता चल रही थी। 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के बाद देर रात शास्त्री जी अपने कमरे में लौटे। बताया जाता है कि उन्होंने रात में हल्का खाना खाया और अपनी बेटी से फोन पर बात करने की कोशिश की थी। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। सरकार ने आधिकारिक तौर पर उनकी मृत्यु का कारण दिल का दौरा, हार्ट अटैक बताया, लेकिन परिवार और जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। संदेह के मुख्य कारण ये थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रधानमंत्री संदिग्ध परिस्थितियों में एक्सपायर हुए, फिर भी उनका पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया गया। जबकि आज के हालात में एक नॉर्मल आदमी का भी संदिग्ध परिस्थिति में देहांत होता है, तो पोस्टमार्टम तो होता ही होता है। जब उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया, तो उनकी पत्नी ललिता शास्त्री और परिजनों ने देखा कि शरीर नीला और सूजा हुआ था। यह अक्सर जहर देने के मामलों में होता है। शरीर पर पेट और गर्दन के पास कुछ कट के निशान थे, जिनका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। सबसे बड़ी थ्योरी यह है कि उन्हें जहर दिया गया था। शक की सुई उस समय के सोवियत रसोइये पर भी गई थी, जिसे हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। अनुज धर एक मशहूर लेखक और पूर्व पत्रकार हैं, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री और विशेष रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुत्थी सुलझाने पर काफी काम किया है। शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर उन्होंने अपनी पुस्तक योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड में कई चौंकाने वाले दावे और तथ्य पेश किए हैं। अनुज धर ने अपनी किताब में तर्क दिया है कि शास्त्री जी की मृत्यु स्वाभाविक हार्ट अटैक नहीं थी। उन्होंने परिवार के उन दावों को पुख्ता किया है, जिनमें कहा गया था कि शास्त्री जी का शरीर नीला पड़ीडीएच गया था और उनके शरीर पर कुछ निशान थे, जो जहर दिए जाने की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने इस बात पर कड्डी डाढ़ा सवाल उठाया है कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की विदेश में अचानक मृत्यु होने के बावजूद सोवियत संघ या भारत सरकार ने उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया। धर के अनुसार यह एक बहुत बड्ढी लापरवाही या जानबूझकर की गई साजिश थी। सबसे बड़ी साजिश तो सामने तब आई जब दो गवाह भी संदिग्ध परिस्थिति में मारे गए। अनुज धर ने अपनी रिसर्च में दो महत्वपूर्ण गवाहों का जिक्र किया है, जिनकी रहस्यमयी मौतों ने मामले को और उलझा दिया। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उस रात के दो सबसे महत्वपूर्ण गवाहों, उनके निजी डॉक्टर और उनके रसोइये के साथ जो हुआ, वह इस पूरे मामले को एक साजिश का रूप देता है। इन दोनों के साथ हुई घटनाएं सामान्य दुर्घटनाएं नहीं लगती। डॉक्टर चुग उस रात ताशकंद में शास्त्री जी के साथ थे। उन्होंने ही सबसे पहले शास्त्री जी को मृत घोषित किया था। 1977 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई, तो शास्त्री जी की मौत की जांच के लिए राजनारायण समिति बनाई गई। डॉक्टर चुग को इस समिति के सामने गवाही देने के लिए दिल्ली बुलाया गया था। जिस दिन उन्हें गवाही देनी थी, वे अपने परिवार के साथ कार से दिल्ली आ रहे थे। रास्ते में एक ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में डॉक्टर चुग, उनकी पत्नी और उनके दो बेटों की मौके पर ही मौत हो गई। एक साथ पूरे परिवार का खत्म हो जाना, और वह भी ठीक गवाही वाले दिन, इसे आज तक एक नियोजित हत्या माना जाता है, ताकि ताशकंद की रात का सच बाहर ना आ सके। दूसरे गवाह रामनाथ वर्षों से शास्त्री जी के वफादार रसोइये थे और उनके साथ ताशकंद गए थे। रामनाथ ने शास्त्री जी के परिवार को संकेत दिया था कि ताशकंद में उस रात कुछ बहुत गलत हुआ था। उन्हें भी 1977 की जांच समिति के सामने गवाही के लिए बुलाया गया। दिल्ली में गवाही देने के लिए घर से निकलते समय उन्हें एक वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में उनके दोनों पैर कट गए। इसके बाद उनकी याददाश्त चली गई। वे बोलने और पहचानने की स्थिति में नहीं रहे। एक जीता जागता गवाह, जो उस कमरे के अंदर की सच्चाई जानता था, हमेशा के लिए खामोश हो गया। यहाँ एक और व्यक्ति का नाम आता है, जान मोहम्मद। ताशकंद में उस रात शास्त्री जी का खाना रामनाथ ने नहीं, बल्कि सोवियत संघ में भारतीय राजदूत टीएन कॉल के रसोइये जान मोहम्मद ने बनाया था। उसे सोवियत सुरक्षा एजेंसी के जीबी ने हिरासत में भी लिया था, लेकिन बाद में बिना किसी ठोस जांच के छोड़ दिया गया।
दिलचस्प बात यह है कि जान मोहम्मद बाद में राष्ट्रपति भवन में रसोइये के तौर पर काम करने लगा था। जान मोहम्मद जिस टी.एन. कौल का रसोइया था, उस टी.एन. कौल, त्रिलोकी नाथ कौल और इंदिरा गांधी के बीच संबंध बेहद गहरे, विश्वासपूर्ण और रणनीतिक थे। इन्हें केवल पेशेवर ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत करीबी माना जाता था। कौल नेहरू परिवार के बहुत वफादार थे और जवाहरलाल नेहरू के समय से ही उनके करीबी सर्कल का हिस्सा रहे थे। यही निकटता इंदिरा गांधी के साथ भी जारी रही। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो टी.एन. कौल उनके सबसे भरोसेमंद राजनयिकों, डिप्लोमेट्स में से एक बनकर उभरे। वे इंदिरा गांधी के उस इनर सर्कल का हिस्सा थे जो विदेश नीति के बड़े फैसले लेता था। आरोप लगाया जाता है कि कौल ने ही दबाव बनाया था कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम न कराया जाए। कई विश्लेषकों का मानना है कि कौल के इस रुख से इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता और साफ हो गया था। कुलदीप नैयर एक वरिष्ठ पत्रकार जो उस दिन शास्त्री जी के साथ थे, उन्होंने अपनी पुस्तक बियॉन्ड द लाइन्स में बताया कि उस रात शास्त्री जी का नियमित रसोइया रामनाथ उनके साथ नहीं था। उनकी जगह सोवियत संघ के भारतीय राजदूत टी.एन. कौल के रसोइये जान मोहम्मद ने उनके लिए भोजन बनाया था। यह रसोइया शक के घेरे में आया था, लेकिन रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने उसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया। कुलदीप नैयर ने लिखा है कि जब वे शास्त्री जी के कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि कमरे के ड्रेसिंग टेबल पर एक थर्मस फ्लास्क उल्टा पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि शास्त्री जी ने उसे खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। इससे यह संकेत मिलता है कि अपनी अंतिम घड़ी में उन्होंने किसी को मदद के लिए पुकारने या पानी पीने की कोशिश की होगी। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री नहीं थे, तब शास्त्री जी को भी लग गया था कि नेहरू कितना भी मना करें, लेकिन वे अपनी पुत्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसका जिक्र उन्होंने उस वक्त सूचना विभाग में काम कर रहे कुलदीप नैयर से किया भी था। जब शास्त्री जी नेहरू कैबिनेट में बिना पोर्टफोलियो के मंत्री थे, तब एक दिन उन्होंने कुलदीप नैयर को कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास लेकर इलाहाबाद में रहूंगा। कुलदीप नैयर के मुताबिक उन्होंने ऐसे विचार दिल से निकालने की सलाह उन्हें देते हुए कहा था कि नेहरू हैज यू इन माइंड, यानी बतौर उत्तराधिकारी नेहरू जी के दिमाग में आपका नाम है। लेकिन उसके बाद जो शास्त्री जी ने जवाब दिया, उसने कुलदीप नैयर की भी बोलती बंद कर दी थी। शास्त्री जी ने कहा था कि उनके दिमाग में तो उनकी पुत्री है। कुलदीप नैयर ने ही जिक्र किया है कि एक बार नैयर से शास्त्री कैबिनेट के मंत्री स्वर्ण सिंह ने पूछा था कि आपको क्या लगता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? तो नैयर ने उन्हें कुछ महीने पहले तब पीएम शास्त्री जी से हुई एक और बातचीत बताई थी। शास्त्री जी ने कहा था कि अगर मैं अगले 2 साल में मर जाता हूं, तो मेरी उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी होंगी, लेकिन अगर मैं और जीता हूं तो वाई.बी. चौहान प्रधानमंत्री होंगे, जो उस वक्त रक्षा मंत्री थे। तो क्या शास्त्री जी राजनीति का शिकार हुए थे? क्या शास्त्री जी मौत और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने में कोई संबंध था? क्या लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या की गई थी? लेकिन ये सभी सत्य आपसे छुपा लिए जाते हैं। इसीलिए उदघोष ने ये मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको हमारा यानी कि उद्घोष का साथ देना होगा। आपको हर भारतवासी तक ये सच पहुंचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप हमारी वीडियो को पूरे भारत में शेयर करके हर भारतवासी तक पहुंचाइए। यूट्यूब पर जाकर आप उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर जगह हम हर भारतीय को सच्चाई बता सकें। क्योंकि यूट्यूब पर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए आप यूट्यूब पर भी आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।